चेयरमैन में वो चीज बताता हूँ फिर तुमको, क्लास के बाद बताता हूँ। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। आज रहेगा हमारा लेक्चर 2 ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। एंड ये जो लेक्चर 2 है थर्मोकेमिस्ट्री का, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ठीक है, ये काफी आसान रहेगा और इसमें कुछ बहुत खास और नई बातें बताने योग्य नहीं है, बट फिर भी जो बेसिक्स हैं उनको हम नजरअंदाज ना करें। पिछले क्लास में चलो ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन थे, कुछ कुछ नया पॉइंट हमने सीखा था डेल्टा एच वगैरह के बारे में, और फिर कुछ फॉर्मेशन एंथैल्पी को थोड़ा डिटेल में समझा था। आज बहुत टफ नहीं होगी क्लास, क्लास विल बी वेरी इजी, आराम से निकल जाएगा। बट जो थर्ड क्लास है थर्मोकेमिस्ट्री की, उसमें कुछ काफी अच्छी अच्छी बातें आपको मैं सिखाऊंगा। तो थर्ड लेक्चर विल बी द लास्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम आज मैक्सिमम डेफिनेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद इट। तो हमने कल डेल्टा एच कंबशन की बात की थी और हमने उसका डेफिनेशन भी लिख लिया था। एंड आज हमें उसी में ना उसका एक एप्लीकेशन देखना है। और कंबशन में आपको ये बात तो पता है ना, कंबशन में आपको सभी के ऑक्साइड्स बना दे, है ना। ये कल कल बात हमने बताई थी, सभी के ऑक्साइड्स बना देने। एक जनरल सा स्टेटमेंट ऐसा भी आता है, अगर कार्बन एक्स कोई ऐसा कंपाउंड है, कार्बन एक्स, हाइड्रोजन वाई, ऑक्सीजन ए और सल्फर बी, कुछ भी मानो, नाइट्रोजन भी ले लो, चलो नाइट्रोजन सी, इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है और जब आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो, यानी कि आप इसका कंबशन करा रहे हो, तो जब इसका कंबशन होता है तो व्हाट इज फॉर्म्ड, तो सभी के ऑक्साइड्स, कार्बन का CO2 बनता है। आई एम नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आई एम नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शन। इसका कार्बन डाइऑक्साइड H2O, इसका ऑक्सीजन का कुछ नहीं, सल्फर का क्या बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन का क्या बनता है, नाइट्रोजन का कंबशन हम कराएंगे। अगर कोई कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन का जब कंबशन हो रहा होता है तो नाइट्रोजन का क्या बनता है, डू यू रिमेम्बर? N2O5, NO नहीं, मैं बताऊं आपको, ये N2 ही रहता है। ठीक है, ये N2 ही रहता है, ऑक्सीजन नहीं आता, क्योंकि जब हम नॉर्मल कंबशन करते हैं नहीं आता, ऑक्साइड नहीं आता है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है ना, वो थोड़ा कैटालिटिक रिएक्शंस के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनता है, ये नाइट्रोजन ही बनता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, लाइक सल्फर का ट्राई ऑक्साइड नहीं बनता है, डाई ऑक्साइड बनता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। बाकी ये भी फैक्ट है, दिस इज ऑल्सो फैक्ट। देन कम टू एप्लीकेशन वाले पार्ट में, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन। तो देखो, डेल्टा एच कंबशन का पहला एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। मानो एक रिएक्शन है, C2H4 गैसियस प्लस H2 गैसियस गिव्स C2H6। क्या ये रिएक्शन रियल रिएक्शन है या हाइपोथेटिकल है? ये वाला क्या रियल हो सकता है रिएक्शन? इज दिस अ रियल रिएक्शन? यस ऑब्वियसली सर, दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन टू गिव यू एल्केन। एंड नाउ मैं बोलूं कि ये मुझे डेल्टा एच आर, मुझे काफी इच्छा है मेरी कि मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल पाऊं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका किया कंबशन और इसके कंबशन से बना CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O, ये इसका मैंने कंबशन, फिर इसका भी मैंने कंबशन किया और इसके भी कंबशन से बन रहा है H2, और इसका भी मैंने कंबशन किया तो इसके भी कंबशन से आप देखो तो यही बन रहा है। ये अगर इसको मैं कंबाइन कर दूं तो यही बनेगा ही। देखो बैलेंसिंग आप अपने से देख लेना ना, बैलेंसिंग आप देख लेना। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल 1 मोल, एंड इसका कंबशन से ये बना, इसके कंबशन से ये बना, और इसके कंबशन से ये पूरा ही प्रोडक्ट, ये पूरा अगर कंबाइन कर दो, ऐसा कंबाइन कर दो तो ये इसके कंबशन से बन रहा है। तो क्या समझ में आया इससे? इससे ये समझ में आता है, ये भी कंबशन हुआ ना इसका। तो दिस इज सपोज डेल्टा H1, दिस इज डेल्टा H2 एंड दिस इज डेल्टा H3। तो व्हाट वी कैन राइट हियर इज,
ये कल भी बताए थे, और इस प्रोसेस को आप अच्छे से सीख लो, क्वेश्चंस में काम आता है। देखो, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड हम इधर से यहाँ आ रहे हैं, एक रास्ता ये है, हम इधर से यहाँ आ रहे हैं, और एक रास्ता है हम कुछ ऐसे इधर आ रहे हैं, एक रास्ता है हम कुछ ऐसे इधर आ रहे हैं। तो दोनों ही मेथड में डेल्टा एच सेम होगा, एक या तो डायरेक्ट आ जाओ या फिर कुछ इस तरह से आ जाओ। तो बस इसी चीज को आप ऑब्जर्व करो। तो बेटा जब डायरेक्ट आ रहे हैं तो क्या दिख रहा है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू, मैं डिग्रीज लगा दे रहा हूं, ठीक है, सभी में डिग्रीज लगा हुआ है, स्टैंडर्ड है सब कुछ। हाँ, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, जब इधर वाले रास्ते से आओगे बेटा तो तुम्हें मिलेगा डेल्टा HR डिग्री प्लस डेल्टा H3 डिग्री। सो डेल्टा HR डिग्री विल बी, ये क्या है, ये है कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स, समेशन ऑफ डेल्टा H कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसा बोल देता हूं मैं, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये इधर आ गया तो दिस इज माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वो रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बना। मतलब अगर आपको सभी के डेल्टा H कंबशन की वैल्यू पता है, अगर सभी के डेल्टा H कंबशन की वैल्यू पता है, तब आप किसी भी रिएक्शन का डेल्टा HR निकाल सकते। तो ये भी कुछ डेल्टा H फॉर्मेशन वाले फॉर्मूले जैसा है। तो क्या आपको क्या लगता है, ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों, अगर रिएक्टेंट में O2 इन्वॉल्व हो तो उसका 0 लेंगे? अच्छा, रिएक्टेंट में O2 इन्वॉल्व हो, हाँ, तो O2 का 0 ही लेंगे। O2 का कंबशन का कोई रिएक्शन ही नहीं बना, तो 0 लेंगे। O2 का कंबशन का कोई रिएक्शन ही नहीं बनेगा। मैं भी बता रहा हूँ यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये वाला डाउट भी क्लियर होगा थोड़ा और। मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, क्या ये इसकी जो यूटिलिटी है, ये डेल्टा H रिएक्शन जो हम डेल्टा H फॉर्मेशन से निकाल रहे थे ना कल, क्या दोनों की यूटिलिटी बराबर है या ये थोड़ा कंस्ट्रेंड है? क्या लग रहा है कि वो थोड़ा कंस्ट्रेंड है? ये हमेशा सही है, ये हमेशा लगेगा, या फिर वो कैसे? अच्छा, दोनों कंस्ट्रेंट है। वो कैसे कंस्ट्रेंट था बेटा वेद, वो वाला डेल्टा H फॉर्मेशन कैसे कंस्ट्रेंट था? वो कैसे कंस्ट्रेंट? नहीं, मतलब सबका फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, फॉर्मेशन रिएक्शन तो सबका होता है, फॉर्मेशन रिएक्शन ना सबका होता है। आपको एग्जांपल दो जिसका नहीं होता। सबका फॉर्मेशन एंथैल्पी होता है। नहीं, ये थोड़ा रियल लग रहा है, वो एलिमेंट्स के लिए 0 ही है ना। वो 0 के पीछे लॉजिक तो बताया था बेटा मैंने, आपने वो 0 को स्टैंडर्ड मान लिया 0 है, बाकी डिफरेंस में तो उससे कोई चेंज नहीं आ रहा था। मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला थोड़ा कंस्ट्रेंड लग रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये उन्हीं रिएक्शंस में एप्लीकेबल लग रहा है जब जब ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंबशन प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सेम है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ? कंबशन प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सेम है ना। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, बिकॉज हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, हाँ, हमेशा सेम होंगे। ये बताओ, क्या यहाँ पर और यहाँ पर ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, क्या ये हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंबशन प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम होगा? कंबशन प्रोडक्ट
सोचो थोड़ा सा। हो भी सकता है भाई, आपको सोच के बताना है। क्या कंबस्शन प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा या कंस्ट्रेंड है ये? जी हाँ। अब थोड़ा लगाओ दिमाग। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो अविनाश। अगर आप ऐसा कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखते हो, हाइपोथेटिकल कोई भी रिएक्शन लिखते हो, तो हाइपोथेटिकली अगर हम बनाए ना, हाइपोथेटिकली अगर हम बनाए तो हमेशा सेम ही रहेगा। क्योंकि सबके अपन ऐसी ऑक्साइड्स तो बना देते हैं, यहाँ देखो, हम ऐसी तो सबके ऑक्साइड्स बना देते, तो इधर जो है उनके ऑक्साइड्स बना देंगे, इधर जो है उसका ऑक्साइड बना देंगे, इधर जो क्योंकि इन्हीं लोग कंबाइन होकर कुछ बनेंगे ना, इन्हीं लोग कंबाइन होकर कुछ बनेंगे, तो इनके भी हम ऑक्साइड्स बना देंगे। तो हाइपोथेटिकली तो सेम ही आएगा, हाइपोथेटिकली तो सेम ही आएगा। बट ये थोड़ा प्रैक्टिकली लेस फिजिबल टाइप लगता है यार कि क्या गारंटी है कि इसका कंबशन करके यही बन रहा होगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लगता है कि क्या गारंटी है कि इसका कंबशन से यही बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो ठीक है, लेकिन क्या पता कोई ऐसा रिएक्शन हो जहां पर कंबशन से कुछ ना बन रहा हो, कुछ ऐसा हो। ठीक है, वैसे आपको यही मानना है कि ये सेम ही रहने वाला है, क्योंकि आप हाइपोथेटिकली इसी तरह से लिखेंगे रिएक्शन, हाइपोथेटिकली आप हर रिएक्शन को इसी तरह से लिखेंगे। तो आपको यही कहना है कि डेल्टा एच कंबशन of sorry, delta H for any reaction is delta H combustion of reactant minus product. This is applicable. Yes, this is applicable, but practically थोड़ा सोचो तो constrained सा लगता है। क्योंकि ये जो combustion reaction है ये हम थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे बोलते हैं कि हाँ यार ये कंबशन रिएक्शन हुआ है, हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बट ये भी आपको थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ भी हो हम तो उनको तोड़कर ऐसे ही ऑक्साइड्स बना दे रहे हैं ना, और नाइट्रोजन को इस तरह से बना रहे हैं, है ना। हाँ, डेल्टा एच फॉर्मेशन में भी नहीं, लेकिन डेल्टा एच फॉर्मेशन रिएक्शन वाज 100%, it was theoretical. What I am saying, that was 100% theoretical. बट तो वहां पे ऐसा प्रैक्टिकलिटी का कोई इशू नहीं आता है ना। लेकिन यहाँ पे हम कंबशन की बात करें तो कंबशन प्रोडक्ट, तो उसका कंबशन प्रोडक्ट क्या होगा। बट यहाँ भी ऐसा कोई बहुत कंस्ट्रेंट कुछ नहीं आएगा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया, आप कंबशन प्रोडक्ट्स जब आप बनाएंगे तो कुछ आप इसी तरह से बनाएं। मैक्सिमम रिएक्शंस में ये काम होगा, क्या पता 100% रिएक्शन ऑलमोस्ट ये काम हो जाए। बट एक बार लगता है यार कि हाँ यार कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका कंबशन करें तो क्या पता वो इस तरह से टूट टूट कर कंपाउंड्स ना दे तब, है ना। और जैसे कोई रिएक्शन है, हाँ जैसे देखो ये अनंत बता रहा है, एक रिएक्शन बता रहा है कि सपोज करो C2H4 प्लस H2O फॉर्म C2H5OH। तो यहाँ H2O का कंबशन कैसे करेंगे, H2O ही प्रोडक्ट होगा क्या। नहीं देखो, ऐसी चीजें आ जाएंगी तो ये फॉर्मूला फिर नहीं लगा पाएंगे हम, ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे अगर रिएक्शन में खुद आपका H2O जैसा कुछ आ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा पाना फिर थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये फॉर्मूला फिर लगा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है जब आपके रिएक्शन में ही H2O जैसा आ जा रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है, नहीं वो जो 100% थ्योरेटिकल का मतलब क्या है कि जब हम फॉर्मेशन एंथैल्पी लिख रहे हैं, जब हम फॉर्मेशन एंथैल्पी लिख रहे हैं तो हमने जो डेफिनेशन बनाया है वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल बनाया है। बट हो सकता है बाई चांस
कोई प्रैक्टिकलिटी के साथ मैच हो जाए। जैसे किसी का भी हमने जो डेफिनेशन बनाया वो 100% थ्योरेटिकल बनाया है कि उसके कंस्टिट्यूएंट से बनाना, मतलब हमारा वहां जो एम है वो 100% थ्योरेटिकल बनाया है डेफिनेशन। बट यहाँ पे जो डेफिनेशन बनाया हमने कंबशन वाला, इसमें बोल रहे हैं कि वो क्या कंबशन प्रोडक्ट देता है। इसलिए देखो जैसे कार्बन है तो कार्बन का जैसे ऑक्सीजन कराया हमने, तो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ CO नहीं लेके अपन ने CO2 लिया क्योंकि प्रैक्टिकली CO2 आता है। सल्फर में बात किया तो सल्फर के लिए हमने SO3 नहीं लिया, SO2 लिया क्योंकि प्रैक्टिकली SO2 आता है। और उसके बाद फिर जब हमने बात की नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की, तो उनके हमने ऑक्साइड्स नहीं बनाए क्योंकि प्रैक्टिकली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं बनते हैं। अगर यहाँ भी डेफिनेशन थ्योरेटिकल होता, अगर डेफिनेशन ऐसा होता कि जो है सबका ऑक्साइड बना दो, मेरी बात को समझो, जो है सबका ऑक्साइड बना दो, तब तो फिर तब ये भी डेफिनेशन थ्योरेटिकल हो जाता कि हाँ यार जो है सबका ऑक्साइड बना दो, जो है सबका ऑक्साइड बना दो। हाँ, तो उस सेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, बट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, काम आएगा, बट थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लगता है क्योंकि प्रैक्टिकली क्या बने, यहाँ कुछ बने, कोई रिएक्शन ऐसा हो। चलो तो आगे देखें। 2022 इसी का क्वेश्चन, ऐसा इसी का क्वेश्चन था। हाँ था ना, पहला वाला जो क्वेश्चन था। नहीं तो डोंट यूज इट ना, डोंट यूज दिस वन। तो वहां आप ये यूज मत करो फिर, या उसके लिए कुछ और यूज करो। लेकिन देखो, आप अगर इस रिएक्शन में भी चाहो डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए आप काम कर सकते हो। डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए अगर आप यूज करो तो वो काम बढ़िया से पाओगे, क्योंकि इसका भी फॉर्मेशन का इंथैल्पी पता है, इसकी भी फॉर्मेशन की पता है, इसकी भी फॉर्मेशन की पता है। और फॉर्मेशन की इंथैल्पी मैंने आपको बताया था, वो इनडायरेक्टली क्या है, इंथैल्पी ऑफ C2H4 ही है। तो आप फॉर्मेशन वाली को यूज कर लो या फिर कुछ और यूज कर लो। तो जरूरत ऐसा नहीं है कि आपको कंबशन वाला है तो कोई भी रिएक्शन है, नहीं मेरे को यही लगा के निकालना है, यही लगा के निकालना है, ऐसी कोई जिद नहीं है। आप क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और फिर काम कर सकते हैं। तो ये रही इस रिएक्शन की बात। एक और डेफिनेशन लिखता हूँ, कैलोरीफिक। हाँ, फॉर्मेशन वाला बिल्कुल सदाबहार है, वो बढ़िया फॉर्मूला है, हमेशा लगेगा, बता रहा हूं मैं, कहीं भी आपको वो दिक्कत नहीं देगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर ये देखो H2O की बात होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, क्या पता उसका भी जुगाड़ हो, उसका भी जुगाड़ हो, अभी मैंने उस पर सोचा नहीं, हो सकता है उसका भी कुछ जुगाड़ निकल जाए। बट देखो H2O का कंबशन, ये थोड़ा सा फिर साउंड ठीक नहीं करता, आपको समझ ही नहीं आता क्या है। तो फॉर्मेशन इंथैल्पी जो है वो हमेशा चलेगी। आप खुद ही देखो, फॉर्मेशन इंथैल्पी का किसी भी रिएक्शन में आप कोई कॉन्ट्रडिक्शन ला ही नहीं पाओ, नहीं आएगा, उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं आएगा, उसको इस तरह से डिजाइन ही करा गया। तो कैलोरीफिक वैल्यू की जब मैं बात करूं, तो ये तो बचपन में भी पढ़ते हो ये सब डेफिनेशंस। इट इज द हीट रिलीज्ड, इट इज द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 gram of a fuel substance is burnt in excess of oxygen। तो वही है, 1 ग्राम सब्सटेंस का बर्न करने में कितना हीट रिलीज होता है, वही है कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्चुअली डेल्टा एच कंबशन बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। अब जितने भी कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं, ये फैक्ट है, अमंग कन्वेंशनल फ्यूल्स, अमंग ऑल कन्वेंशनल फ्यूल्स, हाइड्रोजन जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा पाई गई है। हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाईएस्ट CV। बिकॉज रीजन अब यही है कि कंबशन में ठीक ठाक प्रोडक्ट भी बना लेता है, वाटर बन रहा है तो OH बॉन्ड बन रहे हैं, तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो हीट ठीक ठाक रिलीज होती है और इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है इसके मास की वजह से।
2 यूनिट मास है तो 1 ग्राम के लिए काफी हीट है वो, तो यूनिट मास के लिए काफी हीट है, तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है ऑन पेपर बढ़ जाती है। सो इसी तरह से जब हम हाइड्रोकार्बन्स की कैलोरीफिक वैल्यू कंपेयर करते हैं कि यार ये जो C2H4 है या फिर CH4 है, एल्केन एल्कीन एल्काइन की जब बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एल्केन्स दे आर द बेस्ट फ्यूल्स। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए यूज करते हैं। तो एल्केन्स आर द बेस्ट फ्यूल्स, जैसे बात करते हैं CH4, C2H4, C2H6 एंड C2H2, जब इनकी बात की जाएगी तो यू विल गेट टू सी दैट, देखो यहाँ पे एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक के लिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक के लिए 3 हाइड्रोजन है, कुछ इस तरह से बात हो रही है। तो मैं हम बताऊं तो ये सबसे बढ़िया फ्यूल हो, फिर आप बोल सकते हो ये दूसरे नंबर पे है, फिर ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो ये कुछ फ्यूल है, CV वैल्यूज है, सब मेंस वगैरह में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो देख सकते हो आप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखो ये हर छोटी छोटी एंथैल्पीज और डेफिनेशंस को लेके एक बड़ा सवाल बनता है, तो आपको अगर किसी भी एक डेफिनेशन में आपको कंफ्यूजन है या याद नहीं है एग्जाम में, तो हो सकता है सब आते हुए भी उस डेफिनेशन की वजह से आपका सवाल रुक जाए, तो हर चीजों को टिक करके जाना है अच्छे से। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या बोलता है बेटा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब ये है कि पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द डेल्टा H व्हेन 1 मोल ऑफ any substance is converted into a constituent gaseous atoms, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक यू हैव क्लोरीन गैशियस आपको एटम्स में कन्वर्ट कर देती है। थ्योरेटिकली ही लिखो इस रिएक्शन को कि एटम्स, तो देखो ये भी डेफिनेशन कैसा लग रहा है? क्या ये डेफिनेशन प्रैक्टिकल लग रहा है? क्या ये डेफिनेशन कंबशन जैसा प्रैक्टिकल लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? जी हाँ, ये डेफिनेशन भी, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया कि भाई कुछ भी कंपाउंड हो, कुछ भी हो, CH4 भी हो, तो आप उसको C+4H ऐसा तोड़ दो, है ना, C+4H ऐसा तोड़ दो। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा तोड़ दिया हमने। फिर जैसे Br2 लिक्विड है, तो इसको भी हमने 2Br गैशियस इस तरह से तोड़ दिया। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये एनी सब्सटेंस बोल रहा है ना, एनी सब्सटेंस बोल रहा है, मतलब इट कुड बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं लगा हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कैसा भी कंपाउंड ले लो, आप इवन CCl4 ले लो लिक्विड, तो ये CCl4 लिक्विड भी कैसे, कार्बन कार्बन और कार्बन भी गैशियस प्लस क्लोरीन, 4 क्लोरीन, और ये भी कैसे गैशियस, ये भी गैशियस और वो भी गैशियस, तो इस तरह से आप तोड़ सकते हो। ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन की बात करते हैं, फोर्थ डेफिनेशन। मैंने पहले ही बोला है आज की क्लास काफी आसान रहेगी, इजीली समझ आने वाली क्लास है, बट आपको थोड़ा एक बार डेफिनेशन फिर से गो थ्रू कर लेना। लैटिस एनर्जी, अब देखो लैटिस एनर्जी को कभी कभी तोड़ के डिफाइन कर देता है कि यार एक लैटिस को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगेगी, कभी कभी जोड़ के डिफाइन कर देता है कि यार देखो आयंस को जोड़ने में इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो आप उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर लैटिस एनर्जी नेगेटिव दी हुई है, अगर नेगेटिव दी है तो फिर क्या हो रहा हो, फिर लैटिस बन रहा होगा। अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो लैटिस बन रहा होगा, और अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो लैटिस ब्रेक हो रहा होगा, सीधी सी बात। तो चलो मैं इसको लैटिस को जोड़ते हुए डिफाइन कर देता हूँ। तो इट इज डिफाइंड, इट इज द enthalpy change when 1 mole of ionic lattice
ionic lattice is formed from its constituent gaseous ions. तो लैटिस एनर्जी भी इसी तरह से डिफाइंड है, गैसियस आयंस के साथ आयनिक लैटिस बनाया जा रहा है और आयनिक लैटिस सॉलिड ही रहेगा। ध्यान रखें, आयनिक लैटिस जो बनेगा वो सॉलिड ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आप बोल सकते हो, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं Na प्लस गैशियस एंड Cl माइनस गैशियस, तो ये कंबाइन हुए, इन्होंने बनाया NaCl सॉलिड। तो यहाँ पर जो डेल्टा H है ये नेगेटिव ही होगा, दिस विल बी नेगेटिव, यू कैन कॉल इट डेल्टा H लैटिस। ये सब मतलब आप बहुत शुरू में पढ़ते हो, जब आप 11th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर भी आप ये सब डेफिनेशन पढ़ लेते हो। ठीक है, तो इसमें और कुछ बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं है लैटिस एनर्जी में। अब अच्छा सर, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का उल्टा क्यों नहीं कह सकते? नहीं, कैसे कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का उल्टा। अच्छा देखो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि जैसे ये Cl2 से 2Cl गैसियस है, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हमने कहा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो फॉर्मेशन का उल्टा, तो फॉर्मेशन का उल्टा मतलब किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ Cl, ऐसा बोल रहे हो सर? फॉर्मेशन ऑफ Cl नहीं, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 कैसे बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ Cl2 तो स्टैंडर्ड 0 हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ Cl2 तो वो तो स्टैंडर्ड ही है खुद। और ध्यान से ये बात समझ लो, अगर आप उल्टा करना चाह रहे हो ना, तो फिर वो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एनी सब्सटेंस की बात कर, तो ये क्लोरीन का एनी सब्सटेंस गैसियस है। अब क्या पता यहाँ ब्रोमीन गैसियस, अगर HCl की बात करें, अच्छा HCl की बात करें, चलो कर लेते हैं HCl की बात। तो HCl का एटोमाइजेशन ऐसा लिखेंगे, HCl in any state, in any state, suppose HCl gaseous breaking down to H gaseous plus Cl gaseous, कहाँ से ये फॉर्मेशन इंथैल्पी को मैच कर रहा है, या उल्टा भी कहाँ से हो रहा है, आप बताओ मुझे। क्या H गैसियस से HCl बनाते थे फॉर्मेशन इंथैल्पी में? ऐसा तो नहीं करते थे ना। हम H2 गैसियस लेते थे, हम Cl2 गैसियस लेते थे, तो वो स्टैंडर्ड स्टेट्स मैच ही कहाँ होंगी यहाँ पे? यहाँ तो एटम्स में ऐसा खुला छोड़ देना है इनको, तो बिल्कुल वो वैसा कोई रिलेशन नहीं बैठेगा। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव होगा। अब एक और लोग पढ़ते हैं कुछ इस नाम से, बॉर्न हेबर साइकिल। तो ये बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ा दे रहा हूँ क्या चीज है, but it is just application of that state function. It is just an application of, you can say Hess law का application है, या फिर मैं कहूँ कि H is a state function. H is a state function. ये इसका एप्लीकेशन क्या होता है एक बार बता देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाए। देखो, सपोज करो मैं बना रहा हूं NaCl का फॉर्मेशन। नहीं पढ़ने होते हैं। Na प्लस, या फिर ऐसे लिखो। अच्छा, अगर मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखूं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो क्या ये लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl के बराबर होगा? क्या ये लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl के बराबर होगा? ऑब्वियसली नॉट सर, है ना? कैसे हो जाए, इसका तो डेफिनेशन ही अलग है। तो फॉर्मेशन अगर मैं लिखूं तो क्या ऐसा होगा, दिस प्लस हाफ Cl2 गैसियस गिव्स NaCl। क्या ये सही तरीका है लिखने का?
इज इट द राइट वे? यस, बिकॉज यहाँ पे हमें 1 मोल बनाना है। ये डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन यही है कि हमें वहां 1 मोल बनाना है। तो दिस इज Na सॉलिड, दिस इज हाफ Cl2 गैसियस एंड NaCl सॉलिड। नाउ हम क्या करें, एक साइकिल बना रहे हैं और कुछ नहीं। बस वही जैसा हम कर रहे थे ना कि आप ऐसे से इधर जाओ या फिर ऐसे से इधर जाओ, बात वही है। तो देखो, सॉलिड को पहले मैंने कन्वर्ट किया गैसियस में, फिर गैसियस से मैंने निकाला इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ Na प्लस गैसियस। अब ये देखो Cl2 है, तो इसको मैंने चलो Cl गैसियस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने Cl गैसियस में कन्वर्ट कर दिया, फिर Cl गैसियस से Cl माइनस किया गैसियस, और फिर इन दोनों से ऐसा किया। तो बहुत आसानी से बेटा ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे जो इंथैल्पी है इसको हम सीधे बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अभी नहीं बताया हूं, बट ये इसको, इसमें बताने की क्या बात है। सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, एटम्स में कोई चेंज नहीं आया, सिंपल वो सबलाइन हो गया है। यहां से यहां ये कौन सी एनर्जी है? जी हाँ, सही पकड़ा आपने, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। और ये Cl2 गैसियस से Cl, तो ये क्या हो गया? दिस इज हाफ ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ऐसा बोल सकता हूं, ऑफ Cl2 gaseous, because whenever you write enthalpy of atomization, look, अभी हम आगे चल के ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पढ़ेंगे, तो कुछ बच्चों को उसमें दोनों में कंफ्यूजन होता है कि सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड दैट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सर दोनों सेम सा लगता है। बट जब भी आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल रहे हो, you have to mention the state, you have to mention the state of the substance का आपको state बताना होता है। बट जब आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल रहे हो, दैट टाइम स्टेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डेफिनेशन में ही लिखा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में वी टेक 1 मोल ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स, we take 1 mole of the gaseous reactants and then we make them react, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ चलो मैं भी एटमाइजेशन ही मैंने पढ़ाया है तो मैं उसी को लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एंड ये अगेन लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस नेगेटिव वाली। चाहो तो सब में डिग्री लगा लो, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिग्री वाली सब में डिग्री लगा लो, और अब वही बात कह दो फिर। अब आप ये कह लो कि ये यहां से यहां जाओ या फिर यहां से यहां जाओ, बात तो एक ही है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सर HF में भी स्टेट की इन्फो बतानी होती है? नहीं, HF में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब आप बता रहे हो तो स्टेट की इन्फो नहीं बतानी है ना, बिकॉज हमने स्टैंडर्ड स्टेट तो डिफाइन कर ही दिया है, तो फिर स्टेट की इंफॉर्मेशन क्यों बताएंगे? अच्छा, आप अगर इसकी बात कर रहे हो कि किसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे कि मैं सपोज करो ऐसा कहता हूं, सपोज करो आई एम टॉकिंग अबाउट CCl4 गैसियस, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाँ तो ये अलग होगी। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 लिक्विड, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग होगी। यस, अलग होगी दोनों की, है ना। और डिफरेंस क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, वो भी आप इजीली समझ सकते हो। एक इंथैल्पी और जुड़ जाएगी, जैसे कार्बन से बना कार्बन और Cl, कार्बन ग्रेफाइट वगैरह वगैरह आपने लिया एंड इससे बनाया आपने CCl4, CCl4, तो ये कुछ वैल्यू बनाई CCl4 कार्बन सॉलिड एंड Cl, Cl तो नहीं लिखेंगे आप, सिंस यू आर राइटिंग फॉर डेल्टा H फॉर्मेशन, तो डेल्टा H फॉर्मेशन के लिए लिख रहे हो, यू विल राइट Cl2, और यहाँ पे आपने मानो गैसियस, ये तो ठीक है। तो ये डेल्टा H फॉर्मेशन, ठीक है, 2Cl2। इसी तरह से कार्बन सॉलिड प्लस 2Cl2, यहाँ पर भी ये गैसियस, यहाँ पर भी ये गैसियस, और आपने लिख दिया CCl4, CCl4 सॉलिड मान लो सपोज CCl4 सॉलिड।
तो क्या ये वाली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और ये वाली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम होगी? विल दैट बी सेम? ऑब्वियसली नॉट. So what we will do, what we will do, so can we do it like this? Can we connect them? Can we connect them and we can say that sir, this is initially same because we have written the same thing there. तो ये initially same है. तो आप सर ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, एक ही बात. तो यहाँ पर बस एक इंथैल्पी होगी जो इस साइड ऐड हो जाएगी, दैट विल बी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ CCl4 सॉलिड. बस यही है बेटा, यही कंसेप्ट को समझ जाओ. चैप्टर बहुत आसान है. और कैलकुलेशन के लिए फिर आप 3-4 क्वेश्चन, मैंने बताया था ना, प्रैक्टिस क्यों करना है, इसलिए करना है कि हाथ सेट हो जाए. पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाओ कैसे क्या लिंक होता है, फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के लिए 3-4 क्वेश्चन लगा सकते हो. चैप्टर बिल्कुल आपका शानदार तरीके से प्रिपेयर हो जाए. ठीक है, और जो डाउट्स आते हैं पूछ लिया करो. अच्छा है. सो ये हमने बनाया. ये हमने बनाया. कंबशन में नहीं, कंबशन में भी बतानी होगी. देखो मेरे को ऐसे याद तो नहीं रहता है कि उसमें बताना होता है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा. तो देख लेता हूँ, चलो. देख लेता हूँ. देखो ऐसा, क्योंकि इतने कॉन्क्लूजन्स तो वैसे भी जानते हो, मैं कॉन्क्लूजन याद करके बैठता नहीं. तो कंबशन में क्या हमें बताना होगा कि हम किसका वो कर रहे हैं, कंबशन किसका कर रहे हैं. तो देखो, हाँ यहाँ पर एक बात आ जाएगी ना, कंबशन में हाँ बताना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग का कंबशन फिर अलग अलग हो जाएगा. हाँ बताना पड़ेगा, बिकॉज सॉलिड का कंबशन फिर वही सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फेस चेंज वाला इंथैल्पी उसमें भी ऐड होगा. बना के देख, बताना पड़ेगा. अच्छा सर, फॉर्मेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में बनेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. फॉर्मेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो कोई स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं बनेगा बेटा. वो क्यों बनेगा स्टैंडर्ड स्टेट में? तब तो फिर आप फॉर्मेशन फिर डिफाइन ही किन के लिए कर रहे हो? सिर्फ वो वीआईपी पर्संस के लिए जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में. ये कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़े नहीं. ऐसा नहीं है ना. वो स्टैंडर्ड स्टेट में, तब तो फिर फॉर्मेशन डिफाइंड ही ना हो किसी के लिए. चलो, तो ये बॉर्न हेबर साइकिल भी अपन ने समझ लिया. अब थोड़ा सा गति बढ़ाते हैं, रफ्तार बढ़ाते हैं. अब आप ये लिख लेना. हाँ, एटोमाइजेशन के लिए एनी स्टेट वी कैन राइट, यस फॉर श्योर. डेफिनेशन पढ़िए बेटा, कोई भी स्टेट है. बस आपको बताना होगा कि ब्रोमीन लिक्विड की एटोमाइजेशन कराइए या फिर ब्रोमीन सॉलिड की कराइए या ब्रोमीन लिक्विड की या ब्रोमीन गैसियस की. अब यहाँ पर ये आप लिख लेना कि डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस लैटिस. ठीक है, प्लस लैटिस. तो ये सब इस तरह से सम होगा, आप ये समझ. आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा गति बढ़ाते, रफ्तार बढ़ाते. थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है ये, तेज होना चाहिए ये टॉपिक. चलो, तो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको तो ऐसे ही उड़ा देंगे अपन. एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहला आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ध्यान क्या रखना है, 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दिया 1 मोल लिक्विड में. बस समझ में आ रहा है ये सीधे कि एंडोथर्मिक ही होगा. दूसरी बात, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वही बात, 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया 1 मोल गैस में, एंडोथर्मिक ही होगा. दूसरी बात ये हुई. तीसरी बात, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, 1 मोल सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया 1 मोल गैस, ये भी एंडोथर्मिक होगा.
ये भी एंडोथर्मिक होगा। और एक बात और समझ में आती है कि ऑब्वियसली आप जब सॉलिड से गैस जाओ या फिर सॉलिड से लिक्विड होकर गैस जाओ, तो दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस। बाय कॉमन सेंस यू कैन सी कि sublimation will be the sum of that delta H vaporization plus delta H fusion। obviously हम अभी स्टैंडर्ड स्टेट्स पर बात कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड स्टेट्स पर बात कर रहे हैं। then comes the next definition which is to be taken care of, and it is bond enthalpy। तो bond enthalpy आसान डेफिनेशन है, आप समझिए जब 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाए। डेफिनेशन को ध्यान से देखना, 1 मोल ऑफ, इसका एक क्वेश्चन भी कर लेंगे अभी, ठीक है, एक सिंपल बेसिक इलस्ट्रेशन भी कर लेंगे। 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाए, और ये बॉन्ड्स जो होने चाहिए बेटा कैसे होने चाहिए, ये जो आपका जो भी सब्सटेंस है वो गैशियस ही होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। इस वर्ड को आप बिल्कुल हाईलाइट कर ले कि जब बॉन्ड एंथैल्पी की बात होती है तो 1 मोल ऑफ गैशियस बॉन्ड्स को आप तोड़ रहे हैं, किसमें, 1 मोल, अब 1 मोल तो नहीं बोलेंगे, इनटू गैशियस एटम्स, अब कितने भी एटम्स हो सकते हैं वो, इनटू गैशियस एटम्स, इनटू गैशियस एटम्स। तो ये जो गैशियस एटम्स वाला टर्म है ये सेम है आपके एटोमाइजेशन जैसा, बट बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ी अलग है। थोड़ा सा मैं रिलेशन बताता हूं तो समझ आएगा। एग्जांपल देखो, जैसे बेटा Br2 गैशियस को आपने 2Br गैशियस में कन्वर्ट किया, तो एक्चुअली आपने Br2 के 1 मोल Br2 के बॉन्ड्स तोड़े। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Br2, आप लिखें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ Br बॉन्ड, Br बॉन्ड। अब बात ये आती है कि सर Br बॉन्ड तो सर वो नेबर्स पे भी डिपेंड करेगा, किसी में कुछ है किसी में कुछ है ना। तो समझ लो वो कुछ डेटास बना के एक एवरेज निकाल के Br का बॉन्ड बता दिया गया, क्योंकि आपको तो ऐसे ही मिलता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Br इज समथिंग दिस, ये आपको बता दिया गया। फिर आपके मन में ये आता है, अरे यार ब्रोमीन गैशियस में तो अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, फिर अगर आजू बाजू कुछ और लगा हुआ है या फिर कोई बहुत बड़ा कंपाउंड है, क्या पता कहीं रेजोनेंस हो जा रहा हो, कुछ हो जा रहा हो, कुछ भी हो, सराउंडिंग फैक्टर से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो वहां तो Br की कुछ अलग होगी फिर बॉन्ड एनर्जी। तो आप ऐसा समझो कि कुछ सैंपल डेटाज लेके फाइनली हमने वैल्यूज लिख दी है, ठीक है, वैल्यूज लिख दी है, और डिफाइन सिर्फ इस तरह से कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ गैशियस बॉन्ड्स है, उनको 1 मोल ऑफ 1 मोल नहीं गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करना है, जैसे Br2 गैशियस से 2Br गैशियस, इसी तरह से CCl4 गैशियस, CCl4 गैशियस को किसमें, अगर मैं लिखता हूं ऐसा C गैशियस प्लस 4Cl गैशियस, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा दिस इज एंथैल्पी ऑफ दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ऑफ CCl बॉन्ड्स, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड्स। बट यहां पर कितने मोल ऑफ बॉन्ड्स टूटे हैं, देखो कि CCl4 तो एक ही मोल था, CCl4 तो एक ही मोल था, बट CCl बॉन्ड्स कितने थे, तो सर 4 मोल थे, वो तो 4 मोल थे ना, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस, बिकॉज सीधे बोला हुआ है 1 मोल ऑफ गैशियस बॉन्ड्स। ऑल टाइप्स ऑफ गैशियस बॉन्ड्स का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, आराध्या आप बताइए। ऑल टाइप्स ऑफ गैशियस बॉन्ड्स मतलब, ऑल टाइप्स मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, ऑल टाइप्स मतलब हाइपोथेटिकली आप लिखिए, कुछ भी लिखिए, जैसे आप जो चाहें लिखिए। अच्छा पाई सिग्मा, अच्छा देखो, अब ये पाई सिग्मा वाले की भी बात यही है, वो डबल बॉन्ड की बात होगी, वो भी आपको लिख के देगा, बिल्कुल सबके लिए होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी डेटा आपको मिलेगा, डबल बॉन्ड के लिए भी मिलेगा।
सबके लिए आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो हर तरह के गैसियस बॉन्ड्स कवर हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हर तरह का डेटा आपको मिलेगा। अब एक काम यहाँ पे करते हैं, इसकी भी ना एप्लीकेशन देखते हैं, और यहाँ पर भी एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन वही वाला है, पहला एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन डेल्टा एच रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन डिटरमाइन करना है, ठीक है। डेल्टा एच रिएक्शन हमें निकालना है। हर कॉम्स में अलग अलग होता, क्या कॉम्स, कॉम्स मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। टू डिटरमाइन डेल्टा एच रिएक्शन, तो देखो, अच्छा कंपाउंड्स में, हाँ देखो कंपाउंड्स में वैरी तो करेगा ना। आप देखो, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे CCl बॉन्ड की है बात करें, तो CCl बॉन्ड आजू बाजू अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी हल्की फुल्की इफेक्ट होती है। तो वो फैक्टर को हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमने सैंपल लिया, फिर एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ली, और आपको एक डेटा दे दिया है, और फिर हमने डिफाइन कर दिया कि कोई भी सब्सटेंस हो आप यही डेटा यूज करो, लाइक दिस। अलग तो होगा ही थोड़ा, बट उतने इफेक्ट को आप इग्नोर करें। चलो देखो बेटा, अगर मानो A2 गैसियस हो प्लस B2 गैसियस हो, और हमने बनाया AB गैसियस, 2AB गैसियस, ये मैंने बनाया। अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने इसको बॉन्ड को तोड़ा, तो मैं कैसा लिखूंगा इसको, 2A गैसियस। मैंने इसके भी बॉन्ड को तोड़ा, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2B गैसियस। और फिर मैंने इसके भी बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है। इसको भी मैंने तोड़ा, बता रहा हूँ चिन्मय, रुक जाओ, इसको खत्म करने दो ना पहले। तो इसको भी मैंने तोड़ा, तो ये हुआ A गैसियस प्लस B गैसियस, और यस ऑब्वियसली ये दो दो हो गए। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि चलो इस रिएक्शन का मानो मुझे डेल्टा HR चाहिए था, तो क्या मैं, अच्छा ये किसका है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ AA, ऐसा बोल सकता हूँ। दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ BB, एंड दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ AB का ट्वाइस, ऐसा बोल सकते हैं। ट्वाइस क्योंकि 2 मोल ऑफ बॉन्ड्स टूट रहे। अच्छा सर, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये देखकर, लेकिन फाइनल फॉर्मूला तो बता दो क्या बनेगा। तो ये तो दिख रहा है ना आपको कि हम यहां से यहां आ रहे हैं। एक तो कहानी ये है, क्योंकि ये वही चीज है, और एक यहां से ऐसे करके जा रहे है ना, यहां से हम ऐसे करके जा रहे। A2 और B2 में भी 2 मोल, 2 टाइम्स, कहाँ पे 2 टाइम्स, ठीक तो लिखा है, यहाँ क्यों 2 टाइम्स, हाँ ठीक तो है। तो बेटा क्या कहेंगे, डेल्टा HR डिग्री, डेल्टा HR डिग्री प्लस ये वाला हो गया 2 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड्स इज इक्वल टू, यहां पर हम यहां पे लिखेंगे BDE ऑफ AA प्लस BDE ऑफ BB। तो क्या आपको दिख रहा है कि जब मैं ये लिख रहा हूँ डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल्स टू, तो बेटा ये क्या हो गया, ये क्या है तुम्हारा, ये है रिएक्टेंट्स माइनस ये क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो समेशन ऑफ डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला बनता है along with the stoichiometry we take it। हम इस तरह से ये फॉर्मूला लिखते हैं। इसको देखो कॉन्सेप्चुअली भी सोचा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप सोचना चाहो तो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि जब बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ यार एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और जब बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हुई। तो हम यहाँ वही कर रहे हैं,
रिएक्टेंट की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पॉजिटिव में लिखे क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हुई, सॉरी एब्जॉर्ब हुई। फिर जब क्या हुआ, जब प्रोडक्ट बन रहा है तो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसके सामने नेगेटिव साइन आ गया। तो हाँ ठीक है, 5 यूनिट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुई और 10 यूनिट एनर्जी रिलीज हो गई तो हमें डेल्टा एच रिएक्शन पता चल गया, डेल्टा एच रिएक्शन पता चल गया। बट क्या ये कंस्ट्रेंट है, क्या ये फॉर्मूला कंस्ट्रेंट है ये, या फिर ठीक है बढ़िया है सर, अच्छा लग रहा है, क्या है? कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट इसलिए है बिकॉज इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए ना सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट जो है ना वो गैसियस होने चाहिए। ये दिख रहा है, क्योंकि तभी आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यूज कर पाओगे। तो हाँ, ये फॉर्मूले को आप तभी यूज करो जब सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस, व्हेन ऑल। तो फिर बात आती है कि सर तो फिर हम जब सॉलिड लिक्विड है तब इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अरे बेटा, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं ना, आप उनको यूज करो। हमारा पर्पस ये थोड़ी ना कि हमें इसी इसी से बनाना है, इसी से यूज करना है, ऐसा नहीं है। सभी के थोड़े कुछ लिमिटेशंस हैं, आप उसको देख लें। तो व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट्स, जब गैसियस स्टेट्स में तब हम कर सकते। अब एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेता हूं, ठीक है, एक सिंपल इलस्ट्रेशन जिसके थ्रू अभी तक हमने जितने डेफिनेशंस पढ़े हैं उनको हम थोड़ा अप्लाई करते हैं। देखो ये एक किताब है, इससे हमने सिंपल सा बेसिक डेटा लिया है और इसमें कह रहा है कि आपको पीसीएल बॉन्ड का एवरेज निकालना है, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है, पीसीएल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताना है। और कुछ डेटास दिया हुआ है, क्या दिया है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 गैसियस दिया हुआ है विच इज -375। अच्छा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैसियस दिया हुआ है विच इज 122। एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस गैसियस भी दिया हुआ है, फॉस्फोरस गैसियस दिया हुआ है which is 350। so find PCl bond का average bond dissociation energy. Do it yourself. I'm giving you 2 minutes of time and tell me the answer. हाँ, सभी चीज किलो जूल पर मोल में है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सिमिलर यूनिट में करो, किलो जूल पर मोल में ही। 119 Cl, हाँ हाँ बेटा, Cl गैसियस ही है। नहीं, अभी तक जो आंसर्स भी आए हैं सब गलत है। हाँ, ये आंसर सही आया अविनाश, योर आंसर इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज 260। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 260। अब हम ना इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से, देख, नाउ लेट्स सॉल्व इट। 2 मिनट हो गए,
देखो कोई बात नहीं, अगर गलत आया किसी का कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी तो पहली बार पढ़ रहे होगे तो गलत आया कोई बात नहीं। देखो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि PCl5 की फॉर्मेशन पहले आप, अच्छा देखो Cl गैसियस में एक दो बच्चों को डाउट हो रहा है, चल Cl है कि Cl2, तो नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, समझो ये बात। जैसे मैं PCl5 की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं PCl5 की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो विल इट बी लाइक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सॉलिड प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म्स PCl5 गैसियस। हाँ, यही रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी आपको पता है, जिसका एंथैल्पी आपको पता है, ये रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी आपको पता है। लेकिन ये फॉर्मेशन से बात हो गई, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी से अगर आप लिखना चाहते हो तो फिर कुछ ऐसी बात हो गई। लेकिन अब देखो बॉन्ड इससे भी निकाल देंगे, मैं इससे भी आंसर निकाल दूंगा, लेकिन चलो मैं पहले ना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए, तो मैं चलो इसको ना सबको गैसियस में ले लेता हूँ, P गैसियस प्लस Cl2 गैसियस प्लस दिस। तो एक तो यहां से डायरेक्ट आंसर आ रहा है शायद, बिकॉज आपने ये कुछ ऐसा लिखा एंड दिस इज डेल्टा H रिएक्शन एंड दिस इज डेल्टा H रिएक्शन। Cl2 गैसियस को ऐसा कर लें क्या यार, दैट विल बी बेटर, Cl गैसियस और यहाँ 5 कर ले, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का उल्टा रिएक्शन हो गया। अब ये ठीक है, अब ऐसा अगर मैंने लिखा तो डेल्टा H रिएक्शन क्या मिलेगा मुझे, इट इज सिंपली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, तो यही तो दिया हुआ है, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, तो डेल्टा H रिएक्शन इज, अब लगा दो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लगा दो, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप लगा दो फॉर्मूला, दिस इज प्रोडक्ट के लिए -375, देन रिएक्टेंट माइनस रिएक्टेंट, तो 5 टाइम्स ऑफ दिस, 5 टाइम्स ऑफ 122, फिर इधर दिया हुआ है -315, जो भी वैल्यूज, और डेल्टा एच आर ये क्या है, ये क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है क्या, ये क्या ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, नहीं, ये एक्चुअली बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसा लिख दे नेगेटिव ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नेगेटिव ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और उसमें भी देखो 5 मोल बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, तो हम उसे डिवाइडेड बाय 5 करें, क्योंकि वी नीड PCl एक सिंगल बॉन्ड का लेंथ। नाउ इट इज क्वाइट क्लियर कि आप यहाँ पर डेल्टा H BdE बाय 5, अब आप इससे डेल्टा H BdE निकाल सकते हैं एंड द आंसर कमिंग इज 260 किलो जूल पर मोल। नहीं Cl2 क्यों होना चाहिए बेटा, क्यों Cl2 होना चाहिए, क्या लिखा हमने डेफिनेशन, अब डेफिनेशन को पढ़ो, ये मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेफिनेशन इसको बोला ना, उसमें क्या आप उसको मॉलिक्यूल्स में तोड़ के खत्म करते हो क्या, यहाँ पर आपने B2 को B2 थोड़ी ना लिखा है, आपने इसको B गैसियस लिखा है ना, तो Cl2 और देखो आप ये क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl गैसियस क्या गलत है, नहीं है गलत, अरे Cl गैसियस बना रहे हैं हम, कैसे होगा उसका रिएक्शन, Cl2 गैसियस से Cl गैसियस, हाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, हाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी ना, क्या दिक्कत है, हमेशा पॉजिटिव होगी। Sir, why we divided by 5? Beta, because we are supposed to find the bond strength of one bond, that one PCl bond. And if you look at the reaction, 5 bonds are getting formed. 5 bonds are getting formed. So 5 moles of bonds are formed. So this delta H is not the exact उसका एक का बॉन्ड एनर्जी, इसलिए 5 से डिवाइड किए। अब देखो इसी को ना हम चाहते तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन की भी डेफिनेशन को लिख के, मैं ये दो तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो इजी भी था, बट इसलिए ताकि थोड़े से अप्रोच और कैलकुलेशन समझ आ सके, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो आपने ना फॉर्मेशन के लिए जब आपने इक्वेशन लिखना है PCl5 के, तो कैसे लिखोगे, फॉस्फोरस सॉलिड प्लस, अब यहाँ Cl2 लिखोगे आप,
क्योंकि आप फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना चाह रहे हो ना, PCl5 गैसियस, आप फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना चाह रहे हो, दैट इज डेल्टा एच एफ, फॉर्मेशन के लिए आपने रिएक्शन लिखा, एंड फॉर दैट वी विल यूज दिस, एंड फॉर दैट वी विल यूज दिस वैल्यू। आप इसको यूज करो। हाँ देखो, सल्फर और फास्फोरस दोनों के लिए कल मैंने बोला था, आप उसको फास्फोरस को सल्फर को भी एसेट मैंने बोला था, उसको आप सल्फर रोम्बिक एस ही, इक्वेशन में ना उसको एस ही लिख के यूज करते हैं, फास्फोरस को भी आप पी ही लिख कर यूज करिए, ठीक है, उसको भी पी ही लिख के यूज करो। अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे डिवाइड गलत कर दिया, क्योंकि डेल्टा एच आर है ना, तो यहाँ पे 5, सॉरी ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 5 मोल ऑफ बॉन्ड्स बने हैं, तो उतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी 5 वाली, तो दिस इज एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन इनटू 5 ना यार, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी, इनटू 5 होगी, देख लेना, समझ गए होगे, अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बता सकते हो, बट दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन, डेल्टा एच आर को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो दिस इनटू 5 होगा, सिली मिस्टेक। सर प्लीज एक्सप्लेन मेथड 1। मेथड 1 में बेटा देखो क्या किया हमने, हमने ये रिएक्शन लिखा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रिएक्शन लिखा, आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख देते, चलो मैंने इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया, आप बेटा चाहते तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप पूरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रिएक्शन लिख दो ना, उसमें क्या दिक्कत है, आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का लिख दो, ये लो PCl5 गैसियस विल फॉर्म P गैसियस प्लस Cl गैसियस 5, आप ऐसे लिख दो। अब ये रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, जो कि 5 टाइम्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जो कि 5 टाइम्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो कोई भी रिएक्शन का अगर आपको इंथैल्पी चाहिए तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला तो एप्लीकेबल होता है ना हर जगह, तो वही लगा दो ना यहाँ पर, वही enthalpy of reaction is equals to summation of enthalpy of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant, आप ये तो लगा ही सकते हो हर जगह, तो इसी को लगा दो, इसी को तो लगाया है यहाँ पे मैंने, ये वही किया है, और फिर डेल्टा एच रिएक्शन को आप 5 टाइम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलिए, क्योंकि इस रिएक्शन में 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं या टूट रहे हैं, 5 बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बस ऐसा कर लो। देन देखो आपने फॉर दैट एलिमेंट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट, आपने डेफिनेशन ठीक से नहीं पढ़ा है बेटा, फिर से डेफिनेशन देख कर आओ, आप डेफिनेशन ही ठीक से नहीं पढ़े, तुम डेफिनेशन ही उठपटांग पढ़े हो, कुछ पता नहीं क्या मन में चला रहे हो, स्टैंडर्ड स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट, अबे जिसके लिए डिफाइन कर रहे हैं वो थोड़ी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, गजब मूर्ख जैसे बात करते हो यार, जिसके लिए जिसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए वो स्टैंडर्ड स्टेट में थोड़ी ना होना चाहिए, वो तो कैसे भी स्टेट में हो सकता है ना, उसको जो बना रहे हो तो उसका जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, अब इसके इसके रिएक्शंस लिखने की जरूरत थोड़ी ना है आपको, आपको बता दिया गया है कि यार इसकी फॉर्मेशन ये है, इसकी फॉर्मेशन ये है, इसकी फॉर्मेशन ये है, मैंने इसकी फॉर्मेशन का आपको इंथैल्पी का रिएक्शन भी बताया कि यार ये स्टैंडर्ड स्टेट में क्लोरीन है, उससे ये Cl बनेगा, तो इसको हम कहेंगे दिस इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl गैसियस, this is enthalpy of formation of Cl gaseous, you can also call it enthalpy of atomization of Cl2 gaseous, you can also call this bond dissociation energy of Cl bond, तीनों तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन सेकेंड यहां पर ये हमने देखा, अब देखो यहां से हमने ऐसा अगर ये P सॉलिड को P गैसियस लिखा, देन इसको हमने 5 Cl गैसियस लिखा, और फिर हमने यहां से ये बना दिया, तो देखो ये भी तरीका, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, दिस वाज वेरी इजी, ये आसान था सीधा था, बट यहाँ हम थोड़ा सा वो देखना चाहते हैं कि ऐसे भी हो सकता है क्या, तो हम ये देखो फॉस्फोरस सॉलिड को हमने फॉस्फोरस गैसियस में कन्वर्ट किया, फिर Cl2 गैसियस को इसमें कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर कौन सा डेटा यूज कर पा रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए,
क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस गैसियस नहीं है? बिल्कुल है। आपने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस गैसियस लिखा है, आपने वही लिखा है। और मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ P4 भी लिखोगे ना, वो कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने P लिखा हुआ है, अगर आप P4 भी लिखोगे तो वो डेटा फाइनली वैल्यू सेम ही आ जाएगी। एक बार करके देख लेना, ऐसा लग रहा है मुझे। P4 भी लिखोगे ना तो फाइनली सेम ही आ जाएगा, बिकॉज फिर ये 1/4 होगा, फिर इधर कुछ होगा, वो फाइनली नेट रिजल्ट वही आ जाएगा, P4 लिख के भी करोगे। तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस गैसियस, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे 5 मोल बन गया है ना, ये 5 मोल बन गया है, और यहाँ पे जब आपने बैलेंस करना है तो ये 5/2 लिखा है। इधर बैलेंस करना, इधर आपने 5/2 लिखा है। So this is actually 5 times the enthalpy of formation of Cl gaseous as per the definition. 5 times the enthalpy of formation, because 5 times हो जाएगा ये, because we are forming 5 Cl gaseous, हम 5 Cl gaseous बना रहे हैं। सर अगर P4 लेंगे तब भी डेल्टा HF 315 रहेगा तो अलग होगा। नहीं, डेल्टा HF डिग्री, आप अगर P4 लेते हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना बेटा, P4 लेते हो अगर तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, P4 प्लस Cl2 फॉर्म्स PCl5, तो ये 1 मोल ही बनाओ ना, यहाँ 1/4 कर दो, कुछ ऐसा है ना। अलग कैसे होगा? आप इसको 1/4 कर दो तो बात वही आएगी। फिर जब आप इसको जब P गैसियस बनाओगे ना, तो फिर आप P गैसियस बना रहे होगे, तो वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वही रहेगी। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप P लेके करें, P लेकर ही करें, P लेकर ही करें, आपका कैलकुलेशन आसान होगा, फ्रैक्शंस कम आएंगे, P लेकर करें, दैट विल बी बेटर। और ये वाला रिएक्शन फिर क्या हो गया, ये वाला रिएक्शन, तो दिस रिएक्शन इज डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का 5 टाइम्स है ना, बॉन्ड एनर्जी का 5 टाइम्स। 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं, नेगेटिव भी होगा क्योंकि बन रहे हैं। तो आई होप समझ आ गई होगी ये बात। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि आप फिर से वही चला लीजिए, यहां से ऐसे जाइए या ऐसा जाइए, इसमें से कोई भी एक इंथैल्पी किसी को नहीं समझ आई हो तो बता दो। इस केस में डेल्टा HF ऑफ P का मतलब P4 डेल्टा HF ऑफ P गैसियस, हाँ P गैसियस मतलब कि P गैसियस का 1 मोल बनाना पड़ेगा। हाँ फिर कॉम्प्लिकेशन आएगा ना वहां अगर P4 लिखेंगे तो, मत लिखो ना P4, मत लिखो ना, P लिख के ही करो ना उसको, वो सेम ही आता होगा, बट आप P लिख के ही करो उसको। तो दिस विल ऑल्सो कम टू बी 260 किलो जूल पर मोल, इससे भी यही आएगा रिजल्ट, उतना ही आएगा 260 किलो जूल पर मोल। तो कुछ इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है। इसके लिए डेफिनेशन आपने साउंडली पढ़ी है तो आपको ठीक ठाक से समझ में आएंगी बातें, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ा साउंड होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो हमारी इंथैल्पी है वो है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाइड्रेशन बची हुई है, न्यूट्रलाइजेशन बची हुई है, सॉल्यूशन बची हुई है, रेजोनेंस एनर्जी बची हुई है, और फिर आयंस की जो बातें हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आयंस की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो सब जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। दैट विल बी डे आफ्टर टुमारो, और उस क्लास में वी विल फिनिश द चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री आल्सो। ओके।